गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी पॉइंट चैनल पर क्लास 10th की सब्जेक्ट इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं नरेशन का। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं? नरेशन का। तो नरेशन को बेटा हिंदी में कहते हैं कथन। नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। नरेशन जो होता है उसकी हिंदी क्या है? कथन। तो अंग्रेजी में कथन को यानी कि नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग डायरेक्ट नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। पहला भाग क्या है? डायरेक्ट नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। हाँ, एक बात और, अभी से कोई लिखना चालू नहीं करेगा। सबसे पहले हम इसको 10-15 मिनट समझेंगे इस टॉपिक को, उसके बाद में ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि कब आपको लिखना है। अभी से आपको केवल समझना है। जब मैं बताऊं, जब मैं कहूं, तभी आपको नोटबुक में लिखना है। तो नरेशन के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है कि भाई नरेशन के दो पार्ट हो गए, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले हमें दोनों को समझना है कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन को मैं पहले आपको समझा रहा हूं। जब वक्ता की बात को, वक्ता का मतलब बोलने वाला, कहने वाला, जब वक्ता की बात को अन्य किसी से, जब वक्ता की बात को और किसी से उसी के शब्दों में कहा जाता है, तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन। ध्यान से सुने। जब कहने वाले की बात को और किसी से कहने वाले के शब्दों में कहा जाता है, तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ईटिंग फूड। अर्थ देखें, उसने मुझसे कहा, यानी कि उसने, कहने वाले ने मुझसे कहा। मान लो मुझसे कहा क्या? आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। अब इसी बात को मैं कह रहा हूं और किसी से। मान लो ये मोहित है, क्यों ना है ये ही, मोहित के लिए ही आया है प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप। और मोहित ने मुझसे क्या कहा? मोहित मुझसे कह रहा है मैं खाना खा रहा हूं। अब मैं मोहित की बात को, मोहित ने जो मुझसे कहा है, मैं और किसी से कह रहा हूं,
मान लो कि सुरेश से कह रहा हूं, मोहित की बात को अब मैं किससे कह रहा हूं, सुरेश से। मैंने सुरेश से कहा मोहित की बात को कि उसने मुझसे कहा मैं खाना खा रहा हूं, यानी कि मोहित के शब्दों को मैंने चेंज नहीं किया। जैसे उसने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं, वैसे ही मैंने सुरेश से कह दिया कि मोहित ने मुझसे कहा मैं खाना खा रहा हूं। तो मोहित की बात को मैंने सुरेश से कहा और उसी के शब्दों में कहा जैसा उसने कहा था। तो ये हो गया बेटा डायरेक्ट कथन। कैसा कथन, डायरेक्ट कथन। अब हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट कथन के बारे में जानते हैं। जब वक्ता की बात को, यानी कि कहने वाले की बात को, जब वक्ता की बात को यानी कि कहने वाले की बात को अपने शब्दों में और किसी से कहा जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति से, किसी तीसरे व्यक्ति से कहा जाता है, किसके शब्दों में, अपने शब्दों में। जब वक्ता की बात को अपने शब्दों में और किसी से कहा जाता है तो वो होता है इनडायरेक्ट कथन। जैसे कि he told me that he was eating food। उसने मुझे बताया, यानी कि वक्ता है उसने मान लो मुझे बताया, क्या बताया, कि मैं खाना खा रहा हूं। ये तो उसके शब्द हुए, लेकिन अब मैं मेरे शब्दों में उसकी बात को कह रहा हूं कि उसने मुझे बताया वह खाना खा रहा था। तो मैंने इसके शब्दों को चेंज कर दिया। ये तो इसके सेम शब्द थे, लेकिन मैंने इसके शब्दों को अब क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब उसी के शब्दों में कहा तो ये डायरेक्ट कथन था। मैंने उसके शब्द, उसकी बात मेरे शब्दों में पेश की किसी और के सामने, तो ये हो गया बेटा इनडायरेक्ट कथन। ये तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की आपको मैंने परिभाषा समझाई। अब मैं आपको बताता हूं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट नरेशन में आपको दो पार्ट नजर आ रहे हैं। कितने पार्ट नजर आ रहे हैं, दो। अभी से आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक और दूसरा ही। एक पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है और एक पार्ट इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। ये जरूरी नहीं है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग है वो बाद में ही आएगा और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो पहले आएगा। ये भी पहले आ सकता है और ये बाद में आ सकता है। हमें तो ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच के, यानी कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर और इन्वर्टेड कोमा के बाहर। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इन्हें हम शॉर्ट में इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को आर भी कह सकते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को आर एस कह सकते हैं। आर का मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग और बी का मतलब वर्ब। आर का मतलब यहाँ पे रिपोर्टेड और एस का मतलब स्पीच। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक भाग इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है
और एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है जो आपको दिखाई दे रहा है 6699। ऐसे 6699 नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा है। अब आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट नरेशन आता है। क्या आता है? डायरेक्ट नरेशन। और उसका हमें क्या बनाना पड़ता है? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बनाना पड़ता है? इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन दोनों भागों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन आरबी में होते हैं, कुछ परिवर्तन आरएस। आरबी में जो परिवर्तन होते हैं वो आरएस के अनुसार होते हैं और आरएस में जो परिवर्तन होते हैं वो आरबी के अनुसार होते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमें आरएस को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, कैसा भाव दे रहा है, उसी के अनुसार आरबी में परिवर्तन होता है। और आरएस में जब परिवर्तन हम करते हैं, आरएस में जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमें आरबी में देखना पड़ता है कि आरबी किस टेंस में है, उसी के हिसाब से आरबी में क्या प्रोनाउन दिया हुआ है, क्या नाउन दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आरएस में परिवर्तन किए जाते। यानी कि आरएस में जब परिवर्तन करेंगे तो आरबी के अकॉर्डिंग और आरबी में परिवर्तन करेंगे तो वो आरएस के अकॉर्डिंग होंगे। दोनों की तरफ हमें फोकस करना पड़ेगा। आरबी भी हमें समझनी है और आरएस भी हमें समझनी है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब भी समझनी है और रिपोर्टेड स्पीच भी। तो अब हम नोटबुक और पेन लेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे आराम से। सबने नोटबुक और पेन ले लिए होंगे। सबसे पहले टॉपिक डालेंगे। टॉपिक की हेडिंग क्या है? नरेशन। और उसके सामने हिंदी में उसकी हिंदी अर्थ लिखेंगे क्या? कथन। यानी कि नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। देखें, बिल्कुल साफ साफ लिखें, ध्यान से और आराम से लिखें भी और समझें भी। इसीलिए हमने आपको पहले समझाया इसके बारे में थोड़ा सा, और अब हम लिखाएंगे भी और पुनः समझाएंगे भी। अब नीचे की लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। अंग्रेजी में सभी नोट करेंगे। अंग्रेजी में नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। अगली लाइन में लिखेंगे जैसे
नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, वैसे तो अर्थ से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट मतलब सीधा। इसी तरह से इसको नोट करें। सभी नोट करें इसको। और अब लिखना स्टार्ट करें इसके आगे। जब वक्ता की बात को उसी के शब्दों में अन्य किसी से कहा जाता है तो वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। लिख लिया होगा सभी ने, ये इसकी परिभाषा है। अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। मोहित said to me, I have taken tea। ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है। मोहित सेड टू मी आई हैव टेकन टी, यानी कि मोहित ने मुझसे कहा मैंने चाय पी ली है। अब मोहित ने मुझसे कहा और मैं किसी और से कह रहा हूं कि मोहित ने मुझसे कहा मैंने चाय पी ली है, तो मैंने मोहित के शब्दों को यहां पे चेंज नहीं किया। जैसा मुझसे मोहित ने कहा मैंने चाय पी ली है, ऐसा ही मैंने और किसी से कहा कि मोहित ने मुझसे कहा कि मैंने चाय पी ली है, तो मैंने मोहित के शब्दों को चेंज नहीं किया। जो उसने कहा उसी के शब्द मैंने और किसी के सामने पेश कर दिए। तो ये हो गया बेटा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। ये एग्जाम्पल आपने लिख लिया, नहीं लिखा हो तो लिख लें। अभी नोट कर लें एग्जाम्पल को, समझ आपने लिया ही। नोट करें सभी एग्जाम्पल को। हाँ, तो अब सभी ने लिख लिया होगा। अब आप नीचे की लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लिखें, जैसा कि ऊपर दिए गए
ऊपर दिए गए उदाहरण में डायरेक्ट नरेशन में दो भाग, डायरेक्ट नरेशन में दो भाग नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं। आगे लिखें, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसे हम रिपोर्टेड, मीनिंग में लिख रहा हूं, आपको अपनी पंक्ति में क्रमबद्ध लिखना है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आगे लिखें इसी में, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सभी ने लिख लिया होगा। मैं आराम से बिल्कुल बोल रहा हूं इसलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है। तो आपने लिख ली भाषा, तो अब आप समझें। ये भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसे हम शॉर्ट में, अगर आपने एग्जाम्पल लिखा है तो आप लिख सकते हैं इसके ऊपर आरबी और आरएस, यानी कि शॉर्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को हम आरबी कह सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस। आर का मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग है, वी का मतलब वर्ब, आर का मतलब यहाँ पे रिपोर्टेड है और एस का मतलब स्पीच। तो क्लियर हो गया ये टॉपिक क्या, कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच। अब आप दूसरा भाग डालेंगे, लिखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। नोट कर लें,
फिर हम इसकी परिभाषा लिखाएंगे। समझा तो हमने आपको दिया ही है। इनडायरेक्ट नरेशन, शायद सभी ने नोट कर लिया होगा। परिभाषा लिखें आगे, यहीं से आगे लिखना स्टार्ट करना है आपको। जब वक्ता की बात को लिखें, जब वक्ता की बात को अपने शब्दों में जब वक्ता की बात को अपने शब्दों में और किसी से कहा जाता है, तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो हमने क्या लिखा कि जब वक्ता की बात को अपने शब्दों में और किसी से कहा जाता है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे। नोट करें एग्जाम्पल को। मोहित टोल्ड मी दैट ही हैड टेकन टी। एग्जाम्पल नोट करें। तो आप समझें, नोट कर लिया होगा सबने। मोहित ने मुझे बताया कि उसने चाय पी ली थी। दोनों वाक्यों की तरफ ध्यान दें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के वाक्य की तरफ। मोहित ने मुझसे कहा मैंने चाय पी ली है, यानी कि मोहित की बात को मैंने और किसी से कहा, उसी के शब्दों में कहा। लेकिन यहां पे उसी के शब्दों में नहीं कहा, मेरे शब्दों में कहा कि मोहित ने मुझे बताया कि उसने चाय पी ली है। यानी कि इसमें मैंने मेरे स्वयं के वर्ड यूज किए, इसलिए कैसा कथन हो गया बेटा? इनडायरेक्ट नरेशन। तो दोनों की परिभाषा आपको समझ में आ गई होंगी। डायरेक्ट नरेशन का क्या मतलब होता है और इनडायरेक्ट नरेशन का क्या मतलब होता है। अब क्वेश्चन पेपर में को मिटा दें। आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट नरेशन यानी कि डायरेक्ट कथन आता है, जिसका हमें इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। अब नोटबुक को रख दें, आराम से समझें, मैं समझाऊंगा पहले। डायरेक्ट का हमें यानी कि डायरेक्ट नरेशन का क्या बनाना पड़ता है? इनडायरेक्ट। जैसा मैंने पहले भी आपको समझाया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट नरेशन में कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं,
एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इन दोनों भागों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो अब आप लिखेंगे, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, उसमें उसी के हिसाब से आरवी में भी परिवर्तन होते हैं और आरवी के अकॉर्डिंग कि किस टेंस में हमारी आरवी है, आरएस में परिवर्तन होते हैं। तो कई प्रकार के परिवर्तन हैं। टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन है। सबको हम आराम से समझेंगे, लेकिन पहले हम आरवी संबंधी परिवर्तनों को समझते हैं। आरवी संबंधी परिवर्तन, आरवी में जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमें आरएस में देखना पड़ता है कि कैसा वाक्य है, किस प्रकार का सेंटेंस है, क्या भावार्थ दे रहा है सेंटेंस, किसका, आरएस का। इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमें देखना पड़ता है कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव भी आपको पता है दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसी प्रकार से आरवी में परिवर्तन होंगे। आरएस में हमें देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है और परिवर्तन किस में होंगे, आरवी में। तो आरवी में जो परिवर्तन होंगे वो अकॉर्डिंग टू, आरवी में जो चेंज होने वो अकॉर्डिंग टू आरएस होने, और आरएस में जो परिवर्तन होने वो अकॉर्डिंग टू आरवी होने। सबसे पहले हम आरवी संबंधी परिवर्तन पढ़ेंगे। तो अब आप लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे एक लाइन छोड़ के। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी तथा आरएस, शायद आपने लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। तो क्या लिखा अभी तक आपने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी तथा आरएस दोनों भागों में कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं। कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले हम आरवी संबंधी परिवर्तन के बारे में सबसे पहले हम आरवी संबंधी परिवर्तन के बारे में
लिखेंगे और समझेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। अब बेटा हेडिंग डालेंगे बीच में आरवी, यानी कि इसका जो नाम है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, आरवी। आरवी संबंधी परिवर्तन। हेडिंग डाल लें बीच में, लाइन में, बीच लाइन में आपको हेडिंग डालनी है आरवी संबंधी परिवर्तन। तो आपने हेडिंग डाल ली। अब हमें पहले आरवी संबंधी परिवर्तन के बारे में समझना है, अभी इसे लिखना नहीं है कुछ भी। लिखना कुछ भी नहीं है, केवल समझना है। मैं केवल पहले आपको समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में समझाया था, परिभाषित किया था, परिभाषा समझाई थी। हाँ, तो हम आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम आरवी संबंधी परिवर्तन के बारे में समझाएंगे और लिखाएंगे भी। थैंक्स फॉर यू।